हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके क्लास 11th का, जो पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, उसके अंदर पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो कोशिका का विभाजन होता है, उससे पहले विभाजन के लिए कोशिका में तैयारियां की जाती है। और जिस अवस्था में तैयारियां होगी उसको हम क्या बोलेंगे? अंतरावस्था। यानी जो कोशिका विभाजन है उसको दो भागों में बांटा गया है कोशिका चक्र को। एक तो तैयारियों वाली अवस्था जिसको हम बोलेंगे अंतरावस्था, और एक पूर्ण विभाजन वाली अवस्था। तो हमने दो भागों में बांटा था कोशिका चक्र को। यानी हमने कोशिका चक्र को दो भागों में बांट के बताया था। एक तो वह अवस्था जिसके अंदर विभाजन के लिए तैयारियां की जाती है, उसको हम बोलेंगे अंतरावस्था या इंटरफेज। और दूसरी अवस्था थी जिसके अंदर हमने विभाजन वाला प्रोसेस बताया था आपको, उसको बोलेंगे सूत्री विभाजन। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो मनुष्य में एक कोशिका होती है वो विभाजित होने में 24 घंटे का समय लेती है, जिसमें से 23 घंटे हैं वो तैयारियों में लग जाते हैं, 23 घंटे अंतरावस्था में लग जाएंगे, और 1 घंटे के अंदर विभाजन है वो पूर्ण हो जाएगा। फिर हमने देखा था कि जो अंतरावस्था है वो 3 भागों से मिलकर बनी होती है, G1, S और G2। जीवन के अंदर मैंने बताया कि जो कोशिका होती है वो उपापचयी रूप से सक्रिय रहती है, लेकिन उसके अंदर डीएनए की प्रतिकृति नहीं बनती है। लेकिन मुख्य रूप से डीएनए की प्रतिकृति किस अवस्था में बनती है? एस प्रावस्था में बनती है, और उसको हम बोलेंगे संश्लेषण प्रावस्था। और नेक्स्ट अवस्था थी आपके G2 अवस्था, उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। तो हमने ये अवस्था क्यों की थी कि हमें गुणसूत्र है उनके नंबर है उसको डबल करना है। तो गुणसूत्र को बनाने के लिए जो जो पदार्थ हमें चाहिए, जैसे डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन, उसको हम किस में बनाएंगे? अंतरावस्था में। गुणसूत्रों को बनाने के लिए पूरे पदार्थ बन गए थे। अब उन गुणसूत्रों जो पदार्थ बने, डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन, उनको मिलाकर गुणसूत्र बनाए जाएंगे, जिससे गुणसूत्रों की संख्या है वो डबल हो जाएगी, और फिर उन गुणसूत्रों को तोड़कर अलग किया जाएगा। तो जो सूत्री विभाजन है इसकी भी दो अवस्थाएं होती है, कैरियोकाइनेसिस और एक अवस्था होती है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहले कोशिका के केंद्रक का विभाजन कर दिया जाएगा, और फिर एक ऐसी कोशिका प्राप्त होगी जिसके अंदर 2 केंद्रक होंगे, और फिर उस कोशिका के कोशिका द्रव्य का विभाजन किया जाएगा, जिससे एक कोशिका से 2 कोशिकाएं प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें से हमने अंतरावस्था को पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे सूत्री विभाजन। तो सबसे पहले सूत्री विभाजन में हम पढ़ेंगे केंद्रक विभाजन वाली अवस्था, जिसको हम बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस। देखिए, जिस अवस्था के अंदर केंद्रक का विभाजन होता है उसको हम क्या बोलेंगे? कैरियोकाइनेसिस। और ये 4 अवस्थाओं के अंदर 4 उप भागों के अंदर बंटी हुई है। वो 4 भाग कौन कौन से होंगे? तो देखिए, सबसे पहले जो अवस्था होगी उसको हम बोलेंगे प्रोफेज, फिर उसके बाद मेटाफेज, फिर एनाफेज और फिर
टीलोफेज। इन चारों अवस्थाओं के पूर्ण होने के साथ ही कोशिका के केंद्रक का विभाजन हो जाएगा, केंद्रक दो भागों में बंट जाएगा। तो इन अवस्थाओं में हम देखेंगे कि जो केंद्रक है वो किस प्रकार बनता है, वो चारों अवस्थाएं उनके अंदर किस प्रकार का प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोफेज, या इसको बोला जाता है पूर्वावस्था, आप कुछ भी बोल सकते हो नाम इसका। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्रोफेज। प्रोफेज या इसको बोला जाएगा पूर्वावस्था। अब देखिए प्रोफेज अवस्था के अंदर क्या होगा कि ये कोशिका है और कोशिका के अंदर क्या है, केंद्रक है। जो प्रोफेज अवस्था प्रारंभिक होगी उसके अंदर जो केंद्रक का आवरण है वो विलुप्त होना स्टार्ट कर देगा, पूर्ण रूप से विलुप्त नहीं होगा। और आपको पता है कि जैसे ही केंद्रक के अंदर क्या बना था, जो डीएनए उसका रेप्लिकेशन हुआ था, उसके साथ ही कोशिका द्रव्य में जो तारक काय थे, सेंट्रियोल थे, उनका डुप्लीकेशन हो गया था। कौन सी अवस्था के अंदर, एस प्रावस्था के अंदर। यानी यहाँ पर दो सेंट्रियोल बने हुए हैं, दो तारक काय बने हुए हैं। तो ये है प्रारंभिक प्रोफेज या प्रारंभिक पूर्वावस्था। इस अवस्था के अंदर क्या होता है कि जो दोनों तारक काय है, ये तारक काय इधर जाना स्टार्ट कर देगा और ये तारक काय इधर जाना स्टार्ट कर देगा। दोनों तारक काय है वो विपरीत ध्रुवों की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। जो कोशिका के केंद्र की केंद्रक झिल्ली है वो विलुप्त होना स्टार्ट कर देगी, और जो अंतःप्रद्रवी जालिका और है वो सब विलुप्त होना स्टार्ट कर देगी। माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो विलुप्त होना स्टार्ट कर देगा। तो देखिए क्या क्या भाग हो गए। ये है प्रारंभिक पूर्वावस्था जिसके अंदर केंद्रक झिल्ली है वो उसने विलुप्त होना स्टार्ट कर दिया है। जो कोशिका के कोशिकांग है जैसे अंतःप्रद्रवी जालिका, राइबोसोम, गोल्गी काय, ये सब विलुप्त होना स्टार्ट कर देंगे। और जो तारक काय है वो विपरीत ध्रुवों की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। एक तारक काय यहाँ पर आकर रुकेगा और दूसरा तारक काय है वो यहाँ पर आके रुकेगा। अब देखिए इसके अंदर जो गुणसूत्र बनाने वाले पदार्थ थे जो हमने बनाया था, डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन, इन तीनों से मिलकर गुणसूत्र तो बन गया, लेकिन गुणसूत्र है वो पूरा संघनित रूप में। इस प्रकार का गुणसूत्र पड़ा हुआ है इस प्रारंभिक पूर्वावस्था के अंदर। ठीक है, अब जब पूर्वावस्था है वो प्रोफेज है वो कंप्लीट होना स्टार्ट होगी तो कोशिका के अंदर क्या संरचना बनेगी। तो देखिए जो ये प्रारंभिक पूर्वावस्था है ये है पश्च पूर्वावस्था। तो इन दोनों के अंदर आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है। देखिए इसके अंदर केंद्रक झिल्ली है वो विलुप्त होना प्रारंभ हुई है, जबकि इसके अंदर केंद्रक झिल्ली आपको दिखाई नहीं दे रही है, केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो गई है। तो ये जो गुणसूत्र है वो कोशिका द्रव्य में बिखर चुके हैं। यहाँ पर जो ये तारक काय थे ये विपरीत ध्रुवों की ओर जाना प्रारंभ हुए थे, जबकि यहाँ पर देखिए दोनों तारक काय विपरीत ध्रुवों पर पहुंच गए हैं और इनसे कुछ तंतु जैसी संरचना निकली है, उनको क्या बोलेंगे, तरकु तंतु। यहाँ पर जो गुणसूत्रीय पदार्थ था वो पूरा धागे के समान था, संघनित था, और यहाँ पर जाकर गुणसूत्र है वो पूर्ण रूप से बन गए हैं, इनको स्पष्ट हम देख सकते हैं। तो ये अंतर है आपके प्रारंभिक पूर्वावस्था और पश्च पूर्वावस्था में। ये दोनों क्या है, तारक काय, ये भी क्या है, तारक काय, और ये है तारक काय। ये जो इससे निकलते हैं इसको बोलेंगे तरकु तंतु, और ये क्या है, गुणसूत्र।
तो आपको क्या ध्यान रखना है, प्रोफेज या पूर्वावस्था के अंदर जो प्रारंभिक पूर्वावस्था होगी उसके अंदर क्या होगा, केंद्रक झिल्ली विलुप्त होना स्टार्ट कर देगी, कोशिका के कोशिकांग विलुप्त होना प्रारंभ कर देंगे, गुणसूत्रीय पदार्थ पूर्ण रूप से संघनित होना प्रारंभ कर देगा और तारक काय है वो विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करना प्रारंभ कर देंगे। ये होता है आपके प्रारंभिक पूर्वावस्था में। फिर पश्च पूर्वावस्था में क्या होगा, तारक काय है वो विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं और उनसे कुछ तंतु निकलते हैं जिनको हम बोलेंगे तरकु तंतु। गुणसूत्र है वो पूर्ण रूप से संघनित होकर स्पष्ट दिखाई देना स्टार्ट कर देते हैं और जो कोशिका की केंद्रक झिल्ली है वो पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाती है। तो ये आपके अंतर है प्रारंभिक पूर्वावस्था और पश्च पूर्वावस्था के अंदर। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम देखते हैं इनके पॉइंट लिखते हैं। मैं आपको लिख के बताती हूँ जिसको आप नोट कर सकते हो साथ में। ये दिखाई दो, ये दिखाई दो। नहीं, इसको नीचे किया ना तो ये नहीं। तो आपने इसको नोट कर लिया। अब हम देखते हैं इसके कुछ पॉइंट की पूर्वावस्था जब कंप्लीट होती है तो उसके अंदर क्या क्या भाग दिखाई देते हैं। तो आपके जैसे ही पूर्वावस्था समाप्त होगी तो निम्न बिंदु है वो दिखाई देते हैं कोशिका के अंदर, यानी गुणसूत्रीय पदार्थ संघनित होकर पूर्ण गुणसूत्र बना लेते हैं और प्रत्येक गुणसूत्र दो इस प्रकार की इकाइयों से मिलकर बना होता है। इस इकाई को बोला जाता है क्रोमेटिड, या हम इसे अर्ध गुणसूत्र भी बोल सकते हैं। और जिस स्थान से ये दोनों क्रोमेटिड जुड़ी रहती है उसको बोलेंगे गुणसूत्र बिंदु। ठीक है, प्रत्येक गुणसूत्र दो क्रोमेटिड का बना होता है जो आपस में गुणसूत्रीय बिंदु से जुड़ी रहती है और तारक काय है वो विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। तो इस पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए। फिर अगली अवस्था हम पढ़ते हैं मध्यावस्था या मेटाफेज।
तो इसके बाद हम देखते हैं अगली अवस्था मध्य अवस्था, उसको हम बोलेंगे मेटाफेज। देखिए इस अवस्था के अंदर क्या होगा कि गुण सूत्र है वो पूर्ण रूप से आपको दो क्रोमेटिड से मिलकर बना हुआ दिखाई देगा। तो देखिए ये है सबसे पहले हम देखते हैं पूर्व मध्य अवस्था या प्री मेटाफेज देखते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, जो पूर्व मध्य अवस्था है इसके अंदर क्या होगा कि जो क्रोमोजोम है वो दो क्रोमेटिड से मिलकर बना होता है। तो इन जो तारका या इनसे जो तरकु तंतु निकलते हैं वो क्या करेंगे, इन गुण सूत्रों के दोनों भागों से जुड़ेंगे। मैंने आपको बताया कि जो गुण सूत्र की दोनों क्रोमेटिड होती है वो जिस स्थान से जुड़ी रहती है उसको बोलेंगे गुण सूत्र बिंदु। देखिए ये दोनों क्रोमेटिड यहाँ से जुड़ी हुई है, ये दोनों क्रोमेटिड यहाँ से जुड़ी हुई है, ये यहाँ से जुड़ी हुई है। तो जिस स्थान से ये जुड़ी हुई रहती है उसको क्या बोलेंगे, गुणसूत्र बिंदु। अब इनके ऊपर दोनों तरफ एक एक प्रोटीन की परत पाई जाती है जिसको बोलेंगे काइनेटोकोर। दोनों साइड गुणसूत्रों के गुणसूत्र बिंदु के ऊपर एक प्रोटीन की परत पाई जाती है जिसे क्या बोलेंगे, काइनेटोकोर। अब इनसे जो तरकु तंतु निकलेंगे, इस तारकाय से ये तरकु तंतु निकला, ये निकला, ये निकला और ये निकला, इससे भी इस प्रकार तरकु तंतु निकलेंगे। तो ये तरकु तंतु क्या करेंगे, प्रत्येक गुणसूत्र से दोनों तरफ के तरकु तंतु जुड़ेंगे। इस गुणसूत्र से ये इधर वाला तरकु तंतु जुड़ा इस तारक काय का, और इधर से इस तारक काय का ये तरकु तंतु जुड़ा। फिर उसी प्रकार इसी गुणसूत्र से इधर वाला ये तारक काय तंतु जुड़ा और इधर से ये वाला तंतु जुड़ा। इससे भी इधर से ये वाला तंतु जुड़ा और इधर से ये वाला जुड़ा। इससे भी इधर वाला ये तंतु जुड़ा और इससे ये तंतु जुड़ा। यानी प्रत्येक गुणसूत्र दोनों तरफ के तरकु तंतुओं से जुड़ेगा। इसका फायदा क्या होगा कि इसी प्रकार से तो हम ये जो गुणसूत्र है इसको हम तोड़कर अलग कर पाएंगे। अगर एक साइड से जुड़ गया तो वो सिर्फ एक तरफ ही चला जाएगा, लेकिन यदि हम दोनों तरफ से जोड़ेंगे तो दोनों तरफ से खिंचाव जैसे ही तरकु तंतुओं में होगा तो गुणसूत्र है वो बीच में से टूट जाएगा। उसकी दोनों क्रोमेटिड है वो अलग अलग हो जाएगी और अलग होकर फिर वो क्या कहलाएगी, गुणसूत्र कहलाएगी। अब देखिए ये इधर वाला तरकु तंतु इसको इधर खींचेगा, ये वाला इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा। इसी प्रकार तरकु तंतु दोनों अपनी अपनी साइड खींचेंगे। लेकिन अभी जो ये अवस्था है ये क्या है, प्रारंभिक मध्य अवस्था। अभी इन तंतुओं के अंदर है ना थोड़ा थोड़ा खिंचाव होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये तरकु तंतु क्या करेंगे, इन गुण सूत्रों को पहले तो बिल्कुल बीच में सीध में लाकर रख देंगे। बिल्कुल एक बीच में सीध में सभी को व्यवस्थित कर दिया। जैसे कोई इधर पड़ा हुआ नाच रहा है, कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है, तो सबको पकड़ के लाओ और एक सीधी लाइन में बैठा दो। जैसे स्कूल्स में होता है ना, मतलब छोटे बच्चे होते हैं, कोई इधर घूम रहा होता है, कोई इधर घूम रहा होता है, तो टीचर उनको पीट पीट के बीच में लाते और एक सीधी लाइन में खड़े कर देते। सेम वही प्रोसेस होगा।
गुणसूत्र, कोई इधर नाच रहा है, कोई इधर नाच रहा है, कोई इधर नाच रहा है, तो दोनों प्रकार के जो तर्कु तंतु एक सम्मेलन बिल्कुल सम्मिलित रूप से होकर कार्य करेंगे, समन्वय से कार्य करेंगे। यानी ये जो गुणसूत्र है ये इधर ज्यादा है तो इस तंतु में खिंचाव कम होगा, इसमें ज्यादा होगा, क्योंकि ये इधर की साइड ज्यादा है तो थोड़ा सा इसको इधर ले आएंगे। ये गुणसूत्र है जो बीच में है तो लगभग दोनों में बराबर खिंचाव होगा। ये थोड़ा सा इधर ज्यादा है तो इसमें खिंचाव ज्यादा होगा, ये भी थोड़ा सा इधर ज्यादा है तो इसमें खिंचाव होगा। इस प्रकार जो अंतिम मध्यावस्था होगी उसके अंदर गुणसूत्र है वो बिल्कुल मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाएंगे। तो देखिए कैसे होंगे। तो देखिए बिल्कुल जो गुणसूत्र है वो मध्य रेखा पर आकर व्यवस्थित हो गए हैं और एक बिल्कुल सीध में प्लेट जैसी संरचना बन गई। इसको क्या बोलेंगे? मेटाफेजिक प्लेट, मेटाफेजिक प्लेट। यानी गुणसूत्र बिल्कुल सीध में व्यवस्थित हो गया, दोनों तंतुओं ने सम्मिलित रूप से काम करके इनको इधर उधर हिला डुला के बिल्कुल बीच में ले आए और बिल्कुल सीध में एक प्लेट जैसी संरचना बन गई। उसको हम क्या बोलेंगे? मेटाफेजिक प्लेट। तो ये हो गई पश्चिम मध्यावस्था। इस अवस्था के अंदर आपको गुणसूत्र है वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको गुणसूत्रों की संरचना का अध्ययन करना है तो आप कौन सी अवस्था के अंदर करोगे? मध्यावस्था के अंदर करोगे। तो इस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके मध्यावस्था के कुछ आपको पॉइंट लिखवाती हूँ। तो देखिए अब हम देखते हैं मध्यावस्था के कुछ पॉइंट। तो मध्यावस्था या मेटाफेज के ये तीनों पॉइंट ध्यान रखना कि गुणसूत्र मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं और मेटाफेजिक प्लेट का निर्माण हो जाता है। और गुणसूत्रों की संरचना का अगर आपको अध्ययन करना हो तो सबसे बेस्ट स्टेज कौन सी होती है? मेटाफेज या मध्यावस्था। देखिए ये जो आपको मैंने डायग्राम बताया था इसके अंदर अब क्या होगा कि ये जो तर्कु तंतु है दोनों साइड के तर्कु तंतुओं में स्पिंडल फाइबर में फुल तनाव होगा। यानी ये तंतु है तर्कु तंतु, इधर वाले तर्कु तंतु में इधर की ओर तनाव होगा, इधर वाले तंतु में इधर की ओर तनाव होगा, जिससे फाइनली क्या होगा कि ये गुणसूत्र है वो बीच में से टूट जाएगा।
यानी ये दोनों जो क्रोमेटिड को जोड़ा हुआ गुणसूत्र बिंदु है उस पर प्रोटीन की प्लेट है काइनेटोकोर, वो काइनेटोकोर है वो बीच में से टूट जाएगी। किस प्रकार टूटेगी देखिए, ये गुणसूत्र है, इसका काइनेटोकोर का आधा भाग इधर आ जाएगा और आधा इधर आ जाएगा। यानी काइनेटोकोर को बीच में से तोड़ दिया जाएगा जिससे गुणसूत्र की दोनों क्रोमेटिड है वो अलग अलग हो जाएगी। अब इनको हम क्रोमेटिड नहीं बोलेंगे, हम इन्हें क्या बोलेंगे, हम इन्हें बोलेंगे गुणसूत्र। ठीक है, तो आगे मेटाफेज के अंदर तो मेटाफेजिक प्लेट बन गई, फिर जैसे इनके अंदर खिंचा हुआ तो गुणसूत्र बिंदु टूट गया, वो अगली अवस्था में देखेंगे हम जो आपकी एनाफेज है। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट अवस्था आपके एनाफेज के अंदर क्या होगा कि जो गुणसूत्र है वो बिल्कुल तना होगा, उसके अंदर वो अलग अलग हो जाएंगे। देखिए एनाफेज, ये प्रारंभिक एनाफेज है आपकी, इसमें क्या होगा जैसे ही दोनों प्रकार के स्पिंडल तंतुओं में, स्पिंडल फाइबर में तना हुआ तो गुणसूत्र है वो बीच में से टूट गया और दोनों की क्रोमेटिड अलग अलग होगी। देखिए यहाँ पर पहले वाले मेटाफेज के अंदर क्या थी, ये जो क्रोमेटिड थी वो आपस में मिली हुई थी, ये यहाँ पर देखिए मिली हुई थी, लेकिन जैसे इनमें ज्यादा तना होगा ये दोनों क्रोमेटिड है वो अलग अलग हो जाएगी। ये दोनों क्रोमेटिड अलग हो गई। अब ये तो जो इधर वाली क्रोमेटिड है इसको ये स्पिंडल फाइबर इधर ले जाएंगे और इधर वाली को ये स्पिंडल फाइबर इधर ले जाएंगे। यानी ये प्रारंभिक एनाफेज ऐसी होती है और अंतिम पश्च एनाफेज में क्या होगा, फर्स्ट एनाफेज के अंदर गुणसूत्र जो क्रोमेटिड है वो बिल्कुल किनारे पर चली गई है। यानी स्पिंडल फाइबर में या तरकु तंतुओं में बहुत ज्यादा खिंचा हुआ, जिसके कारण जो दोनों क्रोमेटिड है वो किनारों पर चली गई। अब हम इनको क्रोमेटिड नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, गुणसूत्र। तो देखिए प्रारंभिक में 4 गुणसूत्र थे और यहाँ पर कितने हो गए, डबल हो गए, 8 गुणसूत्र हो गए हैं, 4 हो गए हैं दोनों। एक मैं अभी आपको आइडिया बता रही हूँ 4 क्रोमोजोम्स लेके, लेकिन ज्यादा होते हैं संख्या में, टोटल कितने होते हैं 23 पेयर्स होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर प्रारंभ में 4 गुणसूत्र थे, उनको जब आधा आधा बांट दिया, तोड़ दिया बीच में से, तो इसके क्या हो गए, डबल हो गए गुणसूत्र। तो ये है आपके फर्स्ट एनाफेज। अब जैसे ही एनाफेज से हम अगली अवस्था टीलोफेज में जाएंगे तो अब ये तरकु तंतु है ये विलुप्त होना स्टार्ट कर देंगे। तरकु तंतु विलुप्त हो जाएंगे क्योंकि इनका अब कोई काम ही नहीं है। तरकु तंतु भी विलुप्त हो जाएंगे, जो आपके तारक काय है वो भी विलुप्त हो जाएंगे, और जो हमारे प्रोफेज के अंदर केंद्रक झिल्ली विलुप्त हुई थी वो केंद्रक झिल्ली भी वापस है वो बन जाएगी।
तो एनाफेज के अंदर आपको इसको नोट कीजिए, फिर मैं पॉइंट लिखवाती हूँ एनाफेज के। तो ये आपके एनाफेज को हमने देखा। एनाफेज को आप हिंदी में इसको पश्चावस्था भी कहा जाता है, या इसको प्रारंभिक पश्चावस्था, और इसको पश्चावस्था। अब देखिए इसके पॉइंट लिखते हैं हम। तो देखिए आपके पश्चावस्था यानी फेज के क्या पॉइंट है कि दोनों अर्ध गुण सूत्र अलग होकर विपरीत ध्रुवों की तरफ जाने लगेंगे। और मैंने बताया कि अब ये अर्ध गुण सूत्र नहीं कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे? गुण सूत्र कहलाएंगे। दोनों विपरीत ध्रुवों की, ये इस ध्रुवों की ओर चला गया, ये इस ध्रुव की तरफ चला गया। अब एक पॉइंट और ध्यान रखना कि ये क्या है, इसका गुण सूत्र बिंदु है, और ये पीछे वाली क्या है, इनकी भुजा। तो ध्यान रखना जब गुण सूत्र ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो उनकी भुजा तो रहेगी पीछे की तरफ, और उनके गुण सूत्र बिंदु है वो किस तरफ रहेंगे? ध्रुवों की तरफ रहेंगे। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। आप कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब गुण सूत्र है वो एनाफेज के अंदर अलग अलग हो जाते हैं तो उनकी भुजा किस तरफ रहेगी और गुण सूत्र बिंदु किस तरफ रहेंगे? तो भुजा है वो पीछे की तरफ रहेगी और गुण सूत्र बिंदु है वो ध्रुवों की तरफ रहेंगे। ये गुण सूत्र बिंदु है जो ध्रुवों की तरफ रहेंगे और भुजा है वो पीछे की तरफ रहेगी। तो देखिए ध्रुवों की तरफ जाते हुए गुण सूत्रों की भुजा पीछे की ओर तथा गुण सूत्र बिंदु है वो ध्रुवों की तरफ रहता है। तो ये आपके पश्चावस्था या एनाफेज के पॉइंट, इसको नोट कीजिए। फिर लास्ट अवस्था हम पढ़ते हैं टीलोफेज या अंत्यावस्था। तो लास्ट अवस्था पढ़ते हैं हम अंत्यावस्था या टीलोफेज।
इस अवस्था के अंदर क्या होगा कि जो दोनों ध्रुवों की तरफ गुणसूत्र चले गए हैं वो अब मिक्स हो जाएंगे, अलग अलग गुणसूत्र नहीं दिखाई देंगे, और उन गुणसूत्रों के बाहर वापस केंद्रक झिल्ली बन जाएगी, यानी एक केंद्रक इधर बन जाएगा, एक केंद्रक इधर बन जाएगा। और जो अंग प्रारंभ में प्रोफेज में समाप्त हुए थे, एक तो केंद्रक झिल्ली वो बन जाएगी, उसके अलावा जो भी कोशिका के अंग समाप्त हुए थे, अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, वो सब की सब संरचनाएं वो वापस बन जाएगी और कोशिका दो केंद्रकों युक्त बन जाएगी। तो देखिए टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज के अंदर जो गुणसूत्र किनारों पर गए थे उनके बाहर क्या बन गई, वापस केंद्रक झिल्ली बन गई, और अंतःप्रद्रवी जालिका बन गई, माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, राइबोसोम बन गए। यानी एक कोशिका है लेकिन कोशिका के अंदर केंद्रक कितने, दो। अब इस कोशिका को यदि हम बीच में से विभक्त कर देंगे तो नई दो कोशिकाएं बन जाएगी। अभी ये कोशिका है जिसके अंदर कितने केंद्रक उपस्थित है, दो केंद्रक उपस्थित है। तो ये समसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था, अंत्यावस्था या टीलोफेज। इसमें आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है, केंद्रक झिल्ली वापस बन जाती है, जो कोशिका के अन्य भाग थे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिका, अंतःप्रद्रवी जालिका, उनको बोलेंगे कोशिकांग, वो पुनः प्रकट होने लगते हैं। और जो गुणसूत्र है वो संगनित हो जाते हैं, मिक्स हो गए, बिल्कुल वापस जाल के जैसी संरचना बना ली है। तो ये आपके जो अंत्यावस्था टीलोफेज है, ये मेटाफेज, ये आपके समसूत्र विभाजन की सबसे अंतिम अवस्था है। सबसे पहले हमने पढ़ी थी प्रोफेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो ये आपकी कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हुआ। देखिए केंद्र का विभाजन हुआ कि नहीं हुआ कोशिका के अंदर। अब जो अगली अवस्था आती है उसमें हम पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य विभाजन। तो यहाँ तक ही थी आपकी क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य का विभाजन और उसके बाद हम पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन। थैंक यू सो मच।